हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। मेरा कोचिंग बीटा में जेएस रामानुजम क्लासेस से चलती है, नाम से चलती है, और मेरा मोबाइल नंबर है 97 98 94 90 और 42। आज जिन बच्चे को ऑफलाइन क्लास करनी है इस नंबर पर कॉल करके आ सकते हैं, जो बच्चे बीटा में या बीटा के आसपास के गांव के हैं। अब हम त्वरण की बात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में त्वरण से रिलेटेड बहुत सारी बात की थी, लेकिन अब बात है कि त्वरण जो होती है, तो एक तो त्वरण आपका धनात्मक होती है और एक त्वरण ऋणात्मक होती है। यानी त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? धनात्मक बोलते हैं, लेकिन एक त्वरण ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने के पीछे लॉजिक क्या है? ऋणात्मक पीछे होने का लॉजिक क्या है? तो आप जरा सोचो कि यहां पर देखना है कि त्वरण, तो त्वरण में हम लोग जो बात करते हैं, त्वरण में दो बातें होती है। आप बोलते हो कि एक त्वरण धनात्मक और दूसरा क्या? ऋणात्मक। यानी हम यहाँ त्वरण को, अगर हम त्वरण को क्या बोल रहे हैं? ऐसे धनात्मक धनात्मक बोल नहीं रहे, मतलब ऐसे बोल धनात्मक, और एक त्वरण का बोल रहे हैं ऋणात्मक। इस दोनों में अंतर है, इस दोनों में अंतर है। अंतर किसका है? तो ये अंतर आपका क्या है? वेग का है। किसका? वेग का। अब यहां पर बात आएगा कि सर धनात्मक और ऋणात्मक जो त्वरण होती है वो क्या होती है? जब यहां ऋणात्मक त्वरण की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक नया टर्म आता है मंदन। मंदन का मतलब क्या होता है? मंदन। यानी मंदन जो होता है ये इसी से रिलेटेड मंदन। मंदन का मतलब होता है किसी वस्तु का चाल का कम हो जाना, किसी वस्तु के चाल का कम हो जाना, या चाल का कम हो जाने का मतलब किसी वस्तु का वेग का कम हो जाना, उसके वेग में कमी होना। जब वेग में कमी होगा तो स्वाभाविक है कि उस वस्तु का में क्या होगा? वो धीरे धीरे चलेगी। क्या होगी? धीरे धीरे चलेगी। यानी धीरे धीरे चलने का मतलब क्या? उसमें मंदन होगा। तो यह मंदन का मतलब क्या होता है? मंदन का मतलब होता है चाल, मतलब क्या? dv बाई dt। तो ये अगर हम v का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, या सॉरी v को अगर हम मोड़ लगा, ये मेरा क्या चाल हो गया, याद रहे, ये मेरा चाल हो गया, ये चाल हो गया। तो चाल में कमी, चाल में कमी की बात करता है। चाल में कमी, चाल में जब कमी होती है तो स्वाभाविक है चाल में कमी होने का मतलब क्या? वस्तु का वेग, यानी वस्तु के परिमाण जो होता है ना, उसके वेग का जो परिमाण होता है उसको कहते हैं चाल। तो चाल में कमी मतलब उसके वस्तु के वेग में कमी। तो यहां पर हम कमी की बात करते हैं, तो ये कमी जब होगा तो वस्तु क्या? धीरे धीरे, यानी क्या? चाल का मतलब धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे क्या होता है? चलना होता है, चलना। तो अगर कोई चीज धीरे धीरे चल रही है, इसका मतलब है कि उसके वस्तु के चाल में कमी हो रही है। आज जब वस्तु की चाल में कमी होगी तो उसको हम कहेंगे कि उसमें मंदन हो रहा है। आज जब हम कहेंगे मंदन तो उसका मतलब क्या होता है? निगेटिव होता है। लेकिन यह समझना है कि मंदन का मतलब पॉजिटिव ही होता है। अब पूछो क्यों? अगर हम ये जो बातें हमारी हो रही थी, ये किसी स्ट्रेट लाइन पर होती, कहां पर? किसी स्ट्रेट लाइन पर ये हम बात कर रहे थे। लेकिन जरा सोचो, हम स्ट्रेट लाइन पर, क्या ये मेरे पास कलम है और एक कलम गलती से मेरे हाथ से छूट जाए, भाई तो नीचे तो जाएगी, ये तो नीचे जाएगी ना। तो जब ये नीचे जाएगी तो भाई किसके कारण जा रही है? ये जा किसके रही है? ये नीचे जा रही है और जी भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे जा रही है और जी भी नीचे लग रहा है। लेकिन अगर इस वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, इसमें इसका भी क्या ऊपर की ओर है, लेकिन जी तो नीचे कार्य करेगा ना। इसका मतलब क्या? ये चाल का जो यहां पर जो इसका हम कंडीशन देख रहे हैं, त्वरण का, मंदन का, तो मंदन का मतलब होता है कि वस्तु, यानी ऋणात्मक त्वरण, ये दिख रहा है ना, ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। लेकिन एक बात और समझना है, ये मंदन जो होती है ना, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ये मंदन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है।
अब मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक तो सीधे रेखा पर जा रहे, एक छोड़ रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, या दोनों बातें हो सकती है। क्यों? एग्जांपल समझेंगे। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि मंदन में जो हम लोग बातें कर रहे थे कि चाल में कमी होना, धीरे धीरे चलना, हाँ, यहां पर एक बात समझना कि त्वरण, ये जो त्वरण होता है ना, जो वेग के विपरीत चले, यानी वैसा त्वरण जो वेग, यानी अगर कोई वस्तु ए है, इसकी त्वरण अगर ए है और इसके विपरीत चले, इसके वेग क्या, इसके विपरीत चले, तो यहां समझना कि इसमें कैसा त्वरण होगा, इसमें ऋणात्मक त्वरण होगा। कैसा? जब ऋणात्मक त्वरण होगा तो उसमें कैसा आएगा, मंदन आएगा। इसमें कैसा आएगा, मंदन आएगा। ऋणात्मक त्वरण होगा तो उसमें क्या होगा, मंदन। यानी आप समझना कि अगर हमारा त्वरण वेग के क्या विपरीत हो, वेग के विपरीत हो, जो वेग हो उसके विपरीत हो, उस कंडीशन में मंदन आएगा। जब मंदन आएगा तो क्या होगा, ये आपका त्वरण होगा। ये पहली बात। दूसरी बात यहां समझना है कि मंदन जो होता है ना, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। क्या हो सकती है? मंदन जो होता है, मंदन धनात्मक या अऋणात्मक हो सकती है, या अऋणात्मक हो सकती है। मंदन जो होगा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ये चीज आपको अपने भेजा में पहले बैठा लेना है कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये चीज आपको बता देना चाहता हूं इसका मतलब होता क्या है। सपोज कीजिए कि यहां से ये दो बातें, एक तो स्ट्रेट लाइन को हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को बात मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा पर बात कर रहे हैं। तो सीधी रेखा पर अगर कोई वस्तु जाएगी, ध्यान देना, अगर ए और ए आपका क्या भी, अगर दोनों एक ही दिशा में, तो स्वाभाविक है कि आपका त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इसका मतलब है कि आपका dv बाई जो dt होगा वेक्टर फॉर्म में, ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका पॉजिटिव। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे वो भी पॉजिटिव होगा भाई। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे पॉजिटिव होगा। इसका ए का मतलब क्या, dv बाई dt को हम ए बोलते हैं। ये हमारा अगर भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये आपका dx बाई क्या है, ये अपने आप में खुद dt है। अगर ये दोनों का साइन सेम हो, दोनों का चिन्ह सेम हो, दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि भैया मेरा त्वरण क्या है, धनात्मक है। त्वरण क्या है, धनात्मक है। ठीक है, ये तो पहली बात है। आपने बोला कि सर ठीक है, अब ये वस्तु जो है ये क्या, ये जा रही है। तो जब वस्तु जाएगी तो हम कह रहे हैं कि वस्तु का त्वरण क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसका वेग क्या है, इसका निगेटिव है। इसका मतलब है कि यहां पर जो त्वरण होगा, यहां पर जो त्वरण मिलेगा हमको, वो माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, माइनस त्वरण होगा। ये यहां लिख देते, माइनस त्वरण होगा, ये आपका माइनस में मिलेगा। ये क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो आपको ये क्या करना है कि अपने दिमाग में सेट करना है कि अगर किसी वस्तु का त्वरण अगर वेग के विपरीत हो, तो उस स्थिति में उस वस्तु में मंदन का अनुभव किया जाएगा। किसका, मंदन का अनुभव किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों त्वरण और वेग दोनों एक ही दिशा में हो, उस स्थिति में त्वरण में धनात्मक, मंदन नहीं, उसमें धन दिखाएगा, वो आपका धनात्मक होगा। ये कह रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात और होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो सर क्या क्या बात हो सकती है। लेकिन सर आपने तो यहां पर क्या कर दिया, सर आपने बोला कि धनात्मक होता, मंदन धनात्मक होता, मंदन ऋणात्मक होता। सर ऐसे कैसे, हाँ यार होता है,
होता है, ये होता है। कैसे? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अब ये बात होगा कि ए तो हो गया, ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या होगी कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि सर हमारा ये आपका जो त्वरण दिख रहा है ये त्वरण निगेटिव हो जाए और आपका वेग क्या हो जाए, वेग पॉजिटिव हो जाए। हाँ सर ऐसा हो सकता है, ये त्वरण आपका निगेटिव हो गया और वेग पॉजिटिव हो जाए। ऐसा होता है, त्वरण निगेटिव होता है, वेग पॉजिटिव। उस स्थिति में इसमें जो क्या होगा, चाल जो होगा, चाल वो क्या होगा, मंदन होगा। तो यहाँ पर दो ही चीजों में मंदन हो सकती है, यहाँ पर दो ही चीजों में मंदन हो सकती है, यहाँ पर मंदन हो सकती है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर दोनों स्थितियों में क्या, तीसरा और चौथा में दूसरा प्लस तीसरा में क्या आएगा, ये मंदन आएगा, क्या आएगा, मंदन आएगा हमेशा। तीसरी कंडीशन ऐसा हो सकती है ना, चौथी कंडीशन कि अगर सर आपका त्वरण भी क्या होगा, निगेटिव, और क्या होगा, वेग भी क्या होगा, निगेटिव। सर ये दोनों निगेटिव है, उस स्थिति में क्या आएगा, ये चाल में क्या आएगा, ये चाल जो होगी, इसकी चाल जो होगी वो चाल आपकी कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। यानी यहाँ मंदन नहीं होगा, यहाँ पर मंदन नहीं होगा और यहाँ पर मंदन संभव नहीं है। ये दो बातें हैं। तो मंदन कहाँ नहीं होगा, मंदन कहाँ नहीं होगा, या तो उसका चाल उसका त्वरण पॉजिटिव हो जाए और क्या होगा, वेग भी पॉजिटिव हो जाए, या तो त्वरण आपका निगेटिव हो जाए और वेग भी क्या होगा, निगेटिव हो जाए। उस स्थिति में ये हमेशा क्या होगा, चाल इसका पॉजिटिव होगा, अर्थात ये धनात्मक त्वरण होंगे। लेकिन ये दोनों स्थिति में अगर एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं, ये दोनों स्थिति में हमेशा मंदन का अनुभव किया जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर आपने बोला कि मंदन पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। हाँ होती है। जैसे अगर हम इस कलम को अगर ए साइड पर फेंकें, अगर हम इस आर से ए साइड पर फेंकें तो ए तो ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका भी तो क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन इसका जी तो निगेटिव, नीचे काम करेगा ना। क्यों? कि पृथ्वी इसको हमेशा प्यार करती है, तू आ जा नीचे, इसको ऊपर नहीं जाने दे देती है। पृथ्वी तुम कितना भी हाइट पर जाओगे, एक ऐसा समय आएगा कि उस हाइट पर जाकर तुम रुकोगे और जहां पर रुकोगे वो तुम्हारा अंतिम वेग होगा, और जहां पर तुम्हारा अंतिम वेग होगा उसको हम कहते हैं क्या, जीरो। कितना क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। वहां अंतिम वेग आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम किसी वस्तु को क्या करते, ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी तो नीचे की ओर काम करेगा, जी नीचे की ओर काम करेगा, लेकिन भी तो आपको ऊपर जा रहा है। तो यहां आप समझिए, इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, आसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, आसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं। ध्यान देना, एक ये पॉइंट लेते हैं। अगर इस हाइट से हम बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे, अगर कोई बॉडी ऊपर, तो अगर ऊपर की ओर जा रही है तो इसका तभी तो पॉजिटिव होगा, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वही बॉडी इस अगर एच हाइट से, अगर यहां से अगर ये ऊपर की ओर जा रही है, यहां से ऊपर की ओर जा रही है तो ये पॉजिटिव होगी। और इसका जी जो होगा, इसका जो जी होगा, ये कहाँ काम करेगा, इसका जी तो निगेटिव काम करेगा, यहाँ ये नीचे की ओर काम करेगा। तो जी जब नीचे की ओर आ जा रहा है, ये जी तो नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका और इसका दोनों का साइन का अपोजिट हो गया ना। तो ये तो आपका जी एफ भी आपका क्या प्लस है, लेकिन जी आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, मंदन की बात करेगी, अरे बात करेगी ना। अभी मैं क्या पढ़ के आया कि ए स्ट्रेट लाइन पर है, ये हम क्या ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, यानी क्या ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो अगर हम ए साइड से अगर वर्टिकली अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें आपका भी हमेशा क्या पॉजिटिव होगा। और ए साइड पर जाने के बाद अगर यहाँ पर जाकर अगर रुक जाए तो यहाँ पर इसका भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका यू तो जीरो नहीं है,
लेकिन एच हाइट जाने के बाद, यहाँ पर जाने रुकने के बाद जब ये नीचे की ओर जाएगी तो इसका जी क्या होगा, माइनस होगा। यानी हम बात कर रहे हैं जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होता है। लेकिन एच हाइट पर वो वस्तु क्या करती है, कुछ सेकेंड के लिए रुकती है, उसके बाद क्या होती है, वहां पर उसका अंतिम वेग होता है और उसका वहां पर वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन उस हाइट के बाद पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जब ये आएगी तो इस दोनों का चिन्ह क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जब चिन्ह अपोजिट हो जाएगा तो ये यहां पर क्या होगा, मंदन का अनुभव करेगा। क्या करेगा, मंदन। यहां क्या होगा, मंदन का अनुभव करेगा। लेकिन 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 अगर हम इस बॉडी को, ये बॉडी को मैं बोल रहा हूं इस एच हाइट पर जाने के बाद, यहां समझिए मैंने ऊपर की ओर फेंका था, ऊपर की ओर जा रहा था, और एच हाइट से इस हाइट से अगर बॉडी नीचे की ओर आ रही है और उसका वेग क्या है, भी, तो अगर नीचे की ओर आ रही है तो आप जरा सोचो, ये भी क्या है, निगेटिव है ना। और यहाँ इस हाइट से ये तो अर्थ अपनी ओर जी को खींचेगी, तो यहाँ जी इसका क्या होगा, ये निगेटिव होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, आपको पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव त्वरण मिलेगा। यहां पर पॉजिटिव त्वरण मिलेगा, यहां पर पॉजिटिव त्वरण मिलेगा। समझ कीजिए, यहां पर एच हाइट पर बॉडी को मैंने क्या किया, मैंने फेंका, तो बॉडी को तो मैंने फेंका यहां पर, ये जाने के कुछ समय बाद यहाँ बॉडी यहाँ क्या करेगी, यह नीचे की ओर तो आना ही है, यह बॉडी तो यहाँ नीचे की ओर आएगी। यही ये ऊपर गई है, ये प्लस, ये जी क्या होगा, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रही है वस्तु। जब नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर भाई जी तो निगेटिव हो जाएगा ना, अपोजिट हो गए ना इसके, ये आपका क्या होगा। लेकिन जरा समझिए, यहाँ पर अगर इस अर्थ है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ है मान लो, और यहाँ से एच हाइट पर है, यहाँ पर एच हाइट पर हम बात करते हैं, अगर हम बॉडी को रखे हुए हैं, बॉडी को रखे हुए, तो आप देखोगे एच हाइट पर जानेंगे, इस बॉडी को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये बॉडी को छोड़ेंगे, इसका वेलोसिटी तो क्या होगा, ये नीचे का क्या होगा, माइनस आएगा। लेकिन इसको अर्थ भी तो अपनी ही ओर खींच रही है, अर्थ तो इससे अपने ही ओर खींच रही है, यहाँ जी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ जी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ जी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ पर मंदन जो होता है ना, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि कहाँ देखने मिलता है। तो ये कब मिलेगा, जब हमारा क्या होगा, ये अपोजिट से काम करे और दोनों का साइन सेम हो। तो यहाँ पर आपको ए को हम बोलेंगे प्लस, लेकिन इस स्थिति में हम ए को क्या बोलेंगे, माइनस। क्या बोलेंगे, माइनस। देख लीजिए यहाँ, देखिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का मल्टीपल क्या होगा, क्लियर। तो ये उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हम आगे बात करते हैं, इसको आप नोट कर लो आप। अब हम बात कर लेंगे कि सर आपने त्वरण के बारे में बताया था कि अगर किसी वस्तु का वेग क्या हो, नियत हो, एक्सीलरेशन क्या होता था, त्वरण 0 होता था। अगर किसी वस्तु का वेग अगर नियत नहीं हो लेकिन वेग में परिवर्तन नियत हो तो वहां पर नियत त्वरण होता था। लेकिन यहां पर एक चीज तीसरा कंडीशन में बताया था कि भाई कहीं पर नियत नहीं हो, न तो वेग नियत हो और न ही त्वरण नियत हो। तो उस स्थिति कुछ बात अलग थी, उसको हम बोलते थे क्षणिक। याद है आपको, क्षणिक बोलते थे, क्षणिक। तो क्षणिक में क्या क्या बातें समझ उत्पन्न होती है, जरा समझिए। यहाँ पर आप रूल समझिए, रूल जो समझ लीजिएगा तो हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको 3 कंडीशन, पहला आप यहाँ समझ लीजिए, ऐसे समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हर कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। हर कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपका क्या है, भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका त्वरण आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी कांस्टेंट नहीं है और यहाँ पर भी कांस्टेंट
भी कांस्टेंट नहीं है। ये दोनों स्थिति में क्या होती थी? असमान गति। याद है? असमान गति होती थी, असमान गति। लेकिन इसमें केवल क्या होती थी? समान गति होती थी। समान गति, मैं गति की बात कर रहा हूं। तो इस स्थिति में यहां त्वरण तो 0 हो गया, लेकिन यहां पर त्वरण आपका क्या होगा? यहां आपका त्वरण नियत है। यहां आपका त्वरण क्या है? नियत है। और यहां पर त्वरण आपका क्या है? यहां पर आपका त्वरण क्या है? ये कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो भाई दोनों क्या परिवर्तित है? दोनों क्या है? परिवर्तित है। और जब कोई चीज परिवर्तित होता है ना तो क्षणिक के लिए आता है। किस समय के लिए आता था? ये आपका क्षणिक, ये क्षणिक समय के लिए होता था। किसके लिए? इंस्टेंट, क्षणिक समय के लिए होता था। लेकिन यहां पर तो भाई क्षणिक तो होगा नहीं। यहां पर इसका समय अंतर बहुत बड़ा होता था और इसका समय अंतराल बहुत 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 छोटा होता था। और यहां तो आप समझदार हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि क्या क्या बातें हो सकती है। ध्यान देना, जहां पर वेग और त्वरण दोनों अगर परिवर्तित हो, जहां पर वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित, जहां वेग और त्वरण दोनों कांस्टेंट ना हो, तो उसमें क्या होगा? समाकलन एवं अवकलन का रूल लगेगा, नियम लगेगा, नियम लगेंगे। लेकिन जहां पर वेग आपका नियत हो जाए, तो जब वेग अगर नियत होता है, तो जब वेग नियत होगा तो यहां पर आपका क्या होगा भाई? वेग नियत होगा तो क्या हो गया? वेग नियत होगा तो वेग नियत होने के कारण ये क्या होगा? एक समीकरण स्थापित करेगी। और उस समीकरण का नाम क्या आप बता सकते हो? क्या होता था उस समीकरण का नाम? याद करो थोड़ा सा। क्या आपने 9th क्लास में आपने सीखा होगा कुछ? अरे ऐसे S बराबर UT प्लस हाँ पे उसका इस टाइप से बात सुना होगा या सुना है कि नहीं? आपने सुना होगा क्या? S बराबर UT प्लस हाँ पे TS पर। तो कितने नियम होते थे? 3। तो उसको बोलते थे गति का समीकरण। उसको हम क्या बोलते थे? गति का समीकरण। तो अगर वेग नियत होता कौन समीकरण होता? गति का समीकरण। गति का समीकरण होता था। और गति के समीकरण कितने होते थे? 3। कौन कौन भाई? v बराबर u प्लस क्या? AT। दूसरा होगा कि v स्क्वायर बराबर क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2as। और तीसरा बराबर s बराबर क्या? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये 3 नियम लगते हैं। कब? ये जब नियत एक स्ट्रेट लाइन पर बातें हो रही है, जब स्ट्रेट लाइन पर अगर बातें होगी, सीधी रेखा पर बातें होगी, तो ये नियम लागू होगी। लेकिन अगर वर्टिकली बात हो रही है, तो यहां पर कुछ बदल जाएंगे। अगर वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं और वस्तु नीचे आ रही है तो उसका मतलब बदल जाएगा, एक जैसा नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों, जरा समझिए। अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण की बात किया, हम इसका यूज बाद में करेंगे। गुरुत्वीय अगर त्वरण की हमने बात किया, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो कंसेप्ट है यहां पर लगाइए ना। आप बोलते हो कि यहाँ यही आपका क्या है? जी है। यही आपका क्या है? जी है। तो आपके पास 2 कंसेप्ट मैंने बताया था। एक तो आप बॉडी आपको ऊपर फेंक रहे हो और ये क्या? नीचे आ रही है। तो अगर किसी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका जी क्या होता है? अगर किसी बॉडी को ऊपर को फेंकते हैं तो इसका जी क्या होता है? निगेटिव होता है। जी क्यों? कि इस बॉडी के इस वस्तु के विरुद्ध काम किया। लेकिन अगर किसी वस्तु को हम एक साइड से छोड़ते हैं तो आपका भी तो आए, वस्तु तो नीचे आएगी ही, साथ इसका जी भी क्या आएगा? नीचे पर काम करेगा। तो यहां पर जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, ये ऊपर की ओर जा रही है बॉडी, और ये क्या नीचे की ओर जा रही है, तो यहां पर 2 बातें आपको समझना पड़ेगा। तो जहां पर a बराबर अगर -g हो जाए, जहां पर a बराबर क्या +g हो जाए, तो ये दोनों में कुछ बात आएगी, ये दोनों में कुछ बात होगी।
क्या क्या बात होगी भाई, जरा सोचो। ये फार्मूला यहाँ लगाओ तो v बराबर क्या होगा, u माइनस क्या जी टी। यहाँ लगाओ, यहाँ तो लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पर लगेगा ना, s बराबर क्या होगा यू टी, और यहाँ पर प्लस, ये तो माइनस लगाते हैं, माइनस 1/2 क्या जी टी स्क्वायर। इसमें तो पॉजिटिव होगा, v बराबर क्या u प्लस क्या u प्लस ए टी। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ समझ, v स्क्वायर हो कितना u स्क्वायर प्लस माइनस 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 2gs, और यहाँ पर v स्क्वायर बराबर बात करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 2gs की बात करेंगे। यहाँ पर आपका s बराबर यू टी आप प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर s बराबर यू टी आप प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये किसके लिए, गुरुत्वीय त्वरण में बात आएगी। जब गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो हम ये बात को देखेंगे, ये गुरुत्वीय त्वरण में, यानी इसी पर, ये स्ट्रेट लाइन पर बात हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन पर बात हो रही है, और एक क्या होगी, एक अपर वर्टिकली और क्या वर्टिकली बात हो रही है, और क्या वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड। तो अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, तो अगर अप जाएगा तो जी क्या, ए क्या होगा माइनस होगा, अगर डाउनवर्ड होगा तो जी क्या होगा प्लस होगा। ये डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड में है, आई का है अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये क्या है नीचे की ओर, ऊपर की ओर नीचे की ओर। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में बहुत अच्छा से सेट होना चाहिए, बहुत अच्छा सेट होना चाहिए। हाँ, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए अगर ये जीरो हो जाए तो क्या। अरे भैया जरा सोचो, अगर ये जीरो होगा तो कौन सी गति होती है, एक समान गति होती है। और इस स्थिति में आपका जो वेग होता है क्या होगा, यहां पर v इंस्टेंट और v औसत, याद है ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। याद रखना, यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर किसी वस्तु का कोई भी बॉडी हो, अगर उसका त्वरण क्या है, यहाँ पर इस स्थिति में अगर जीरो है, समान गति है, और ए जीरो है, तो याद रहे भी औसत और भी ताक्षणिक दोनों बराबर होंगे। भी औसत और भी ताक्षणिक दोनों बराबर होंगे, और उस स्थिति में हम लोग इसको बोलते हैं dx बाई क्या dt बोलते हैं। क्या बोलते हैं, dx बाई dt। क्या सही है क्या, ऐसा जरा सोचो तो, अगर सही है तो हमको बताना ये सही है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, नहीं सर आप इसको सर ऐसे लिखो, सर आप इसको ऐसे लिखो, चलेगा सर, हाँ अब चलेगा। लेकिन ये समाकलन और कलन की कंडीशन में यहाँ पर आपने a बराबर डी वी बाई क्या डी टी फैक्टर फॉर्म अगर लाने से तो ये लगा सकते हैं, और v बराबर अपने क्या पढ़ा था डी एक्स बाई क्या डी टी अपने पढ़ा था, ये ना, इसका हम लोग इसमें यूज करते हैं। इसको आप नोट करें, हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बात है, क्योंकि अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है ना तो फिजिक्स का हर सवाल, हर न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा। लेकिन जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस जानिए कैसा होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज करो नियम, तो आप एक बोलते हो अवकलन, अवकलन, आप दूसरा बोलते समाकलन, समाकलन। मैंने अवकलन और समाकलन का कंसेप्ट आपको मैं सिखा चुका हूं, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जरा सोचो कि अगर मैं बोलूं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो अगर x के सापेक्ष है तो हम बोलेंगे इसका dx बाई dt क्या होगा, तो dy बाई जो dt जो होगा वो क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बोलते हैं। लेकिन अगर इस फंक्शन जो एफ का फंक्शन आया है, इसका तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन जब आप क्या करो इस dx से मल्टीपल करोगे तो dy और बराबर क्या होगा, ये एफ डैश एक्स इंटू अगर dx आएगा तो ये आपका वैल्यू आ गया क्या dy। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का, यानी एक इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन,
समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर माने हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा लो, dy आप बराबर क्या होगा एफ डैश एक्स इंटू क्या dx। अब जरा सोचो, ध्यान देना, ये जो आपका फंक्शन जो आया है यहाँ पर, जो फंक्शन है आपको, ये आपका तो हो गया y, लेकिन यहाँ पर जो आप इसका जो इंटीग्रेशन किए, जो कि आप इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस क्या सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी जरा सोचो, अगर किसी फंक्शन का हम अगर अवकलन करते हैं, तो अवकलन का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमको तो फंक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब एग्जांपल ले रहे हैं, अब एग्जांपल दिखाते हैं। देखो, तो अगर y बराबर हमने फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x आप प्लस 3, तो इसका अगर हम dy बाई अगर dx निकालते हैं तो आप खुद बताओ क्या होगा सर, 2x आप प्लस 2, ये ना होगा, ये होगा 2x प्लस 2, ये तो 0 हो गया। अब जरा सोचो, ध्यान देना, यहाँ पर अगर इस फंक्शन को हम इसके रिस्पेक्ट में लेते क्या लिखेंगे, dy बराबर क्या, यही फंक्शन चाहिए, यही फंक्शन dy बराबर क्या, तो 2x प्लस 2 इंटू कितना dx, इसका समाकलन कर दो, dy बराबर क्या d 2x प्लस क्या 2 इंटू क्या dx। अब जरा सोचो बाबू मेरे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने आपको क्या सिखाता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c होता है अगर सिंगल है तो। लेकिन इसमें तो बोलते ठीक है, dy ये फंक्शन डिपेंडेंट है, i का इंडिपेंडेंट है, ये आपका y हो जाएगा। लेकिन इसका जब करेंगे आप तो 2x इंटू क्या होगा dx, आप प्लस 2 इंटू dx ना, आप 2 को बाहर निकाल दो और x इंटू dx कर दो, प्लस 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ का कर dx कर दो। आप जरा सोचो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्या 2, आप प्लस 2 इंटू एक्स प्लस क्या सी, ये 2 से 2 कैंसिल। आप देखोगे यहाँ पर कि फंक्शन जो होगा y बराबर तो कितना आ गया, आप देखो तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, तो सर एक्स स्क्वायर आ गया, सर 2x आ गया, आप प्लस क्या c का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होता है, c का मतलब क्या कोई कांस्टेंट टर्म होता है। तो हमने क्या किया कि अगर किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो उसका समाकलन करें तो फिर वो फंक्शन हमको मिलेगा, क्या होगा मिलेगा। इसका रिवर्स है। अब थोड़ा इसका लॉजिकल जो हमने फॉर्मूला हम लोग जो लिखे हैं उस पर हम क्या करें, इसको अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है। देखो तो वी नो डेट, हम जानते हैं, आपने क्या जाना कि आपको पता है ना कि v बराबर क्या हुआ dx बाई dt होता है। हाँ ये सर पता है। सर अगर हमको x निकालना है तो आपको पता है ना कि dx बराबर क्या होगा v इंटू क्या होगा dt होता है। ये आपका विस्थापन होता है भाई, ये विस्थापन है, ये आपका वेग है, ठीक है। यहाँ से हमको क्लियर हो गया। सर आपने ये भी पढ़ाया था कि a बराबर क्या dv बाई क्या होता है dt होता है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाया था मैंने। सर यहाँ से हमको सर v बराबर क्या लिखेंगे, dv बराबर तो a इंटू क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। ओहो, यानी अगर हम किसी का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कर रहे हैं तो फंक्शन लाने के लिए उसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन करेंगे, तो फंक्शन मिलेगा, वो फंक्शन मिलेगा। आप देखिए यहाँ वो मिल रहा है कि नहीं, एकदम मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। यानी इससे क्या क्या क्लियर हो गया, तो कोई भी अगर ये बातें हो रही है, अगर पोजीशन पर बात हो रही है, तो ये मान ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या बी है, इसकी पोजीशन अगर x1 है, इसकी पोजीशन x2 है, और ये अगर बातें आ रही है, तो इस पर समय क्या लगेगा t1, इस पर समय क्या लगा t2, तो लगेगा ही ना। हाँ सर एकदम लगेगा, क्यों नहीं लगना चाहिए, लगना ही चाहिए। ठीक है सर, आगे हम चलते हैं। तो आप बताइए सर कि क्या ये वेग का जो कंसेप्ट है यहाँ पर भी वैसे ही होगा क्या, एकदम होना चाहिए भाई, एकदम होना चाहिए। तो आप जरा सोचो, यहाँ पे एक बेसिक रूल समझिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो आप इंटीग्रेशन कर लोगे, डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन कैसे भाई। यहाँ पर मैंने बोला कि x का मतलब होता है विस्थापन, और विस्थापन का संबंध किससे है, v से। v का मतलब क्या होता है वेग, और वेग का संबंध किससे है, a का मतलब क्या होता है त्वरण, a का मतलब क्या त्वरण। यानी जरा सोचिए, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, अगर इसको अवकलन कर दें तो ये मिलेगा,
ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अवकलन का मतलब क्या, ये भी प्राप्त करने के लिए हमको भी बराबर लिखना होगा dx/dt, तो हमको भी मिलेगा, मिलेगा ना, समय के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप आ जाओ। यहाँ पर अगर इसका अवकलन करो, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी अवकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ अवकलन होगा तो आप a बराबर क्या लिखोगे सर, dv बाई क्या dt। देखो तो इसका अवकलन हुआ ना, इसका जो अवकलन होगा हमको ये मिलेगा ओ समय के रिस्पेक्ट में। लेकिन सर अगर हमको a से क्या चाहिए, ये चाहिए, अगर a को हम किस में बदल दें, बेग में। a अगर बेग में बदल रहा है, a अगर बेग में बदल रहा है तो a क्या होगा, समाकलन होगा। और ये सब कब होता है, ताक्षणिक, याद रहे ए हमेशा ताक्षणिक असमान गति, जहां पर ए 0 नहीं हो और भी 0 नहीं हो, वहीं पर नियम लागू होता है। और दूसरा क्या, अगर हमको भी से क्या, अगर ए चाहिए तो ए हमको मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर आपने क्या किया, समाकलन किया। ध्यान देने की एक चीज, आप अगर यहाँ समाकलन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो तो भैया किसका कर रहे हो, ये आपका समाकलन अगर करोगे x बराबर, इसका समाकलन x बराबर क्या मिलेगा, तो x का जो हम लोग लिमिट ले रहे हैं, लिमिट ध्यान देना कितना है, यहाँ पर ये x1 है, क्या है x2 है, और यहाँ पर क्या dx बराबर क्या लिमिट, यहाँ टाइम है ना, तो ए टाइम t1 है, ए टाइम क्या है t2 है। अब क्या लिखोगे आप, v इंटू डी टी ने लिखोगे। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ समझना, यहाँ पर ये अगर इसका, इसमें अगर वेग क्या है, यहाँ पर अगर वेग v1 है, यहाँ पर क्या है v2 है, तो ये v1 और क्या v2। अब जरा क्या लिखोगे, dv और अब इंटीग्रेशन, ये टाइम तो है ना, ये t1 और क्या t2, तो a इंटू dt होगा ना, ये होगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि अगर विस्थापन का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमको वेग प्राप्त होगा, और वेग का अवकलन करेंगे तो हमको त्वरण प्राप्त होगा। लेकिन जब हम त्वरण का समाकलन करेंगे, तो हमको वेग प्राप्त होगा, और जब वेग का समाकलन करेंगे तो हमको विस्थापन प्राप्त होगा। यानी ये रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसका टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि भैया हो क्या रहा है, ठीक है ना। औसत वेग, ये क्या हो गया, औसत त्वरण। तो औसत वेग का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, डेल भी अब आई क्या, डेल टी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी होती है, भी का मतलब बहुत बड़ा अंतराल है, भी का मतलब बहुत बड़ा अंतराल बहुत बड़ा है। जब अंतराल बड़ा होगा तो भैया समय तो लगेगा ना, जब अंतराल बड़ा होगा तो समय तो लगेगा। तो इसको आप क्या लिखोगे इंटीग्रेशन में, ए आपका अगर यहाँ पर ए t1 है, ए आपका क्या है t2 है, तो इसको क्या लिखा, ए इंटू डी टी, बाई ए तो आपका क्या होगा, ए डी टी रह जाएगा ना, ये तो आपका डी टी हो जाएगा। तो औसत त्वरण का, औसत वेग का अगर हम बात करते हैं, अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो dv बाई डी टी पढ़ते हैं। लेकिन जब इसका हम क्या करते हैं, बड़े अंतराल की बात करते हैं, a इंटू डी टी बाई क्या डी टी लिखते हैं। ये तो आपका वेग की बात हो गई। अगर हम त्वरण यहाँ लिखते हैं, औसत त्वरण को क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ x है, x यहाँ भी होगा। औसत क्या लिखेंगे, डी भी अब क्या डी टी। तो आप इंडिकेशन यहाँ पर भी है ना, ए और कितना डी टी, और यहाँ पर t1 से क्या t2 और बाई इंटीग्रेशन t1 और t2 और क्या dt। ये दो इसके फॉर्मूले होते हैं एक छड़ी के लिए। हाँ, अब एक एक बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। नोट आप समझ लीजिएगा। अगर हम आपको बोलें कि बताओ dv बाई dt को तुम क्या बोलते हो, ये बोलते हो। तो
इसको कहते हैं वेग में परिवर्तन। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन बोलते हैं। अगर जरा सोचो, ध्यान देना, अगर हम dv बाई अगर dt ले रहे हैं और इसका हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, इसका हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म से इसमें हम बदल रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म, इसको कहते हैं चाल में परिवर्तन, या बोल सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, चाल में परिवर्तन। और चाल में जब परिवर्तन होगा तो इसको भी है ना, इसको बोलते हैं वेग के परिमाण में परिवर्तन, परिमाण में परिवर्तन। और जो मैं बताया था आपको ना कि जहाँ चाल में जब परिवर्तन होती है उसको स्पर्शीय त्वरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्शीय त्वरण बोलते हैं, स्पर्शीय त्वरण बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि dv बाई dt, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, इसी को हम बोलते हैं a। इसको कहते हैं त्वरण के परिमाण में परिवर्तन, त्वरण के परिमाण बोलते हैं, त्वरण के परिमाण, इसको कहेंगे त्वरण के परिमाण। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर x होगा, सॉरी x होगा, x बेगा पर धारना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं dx बाई dt, अगर लिखते हैं अगर वेक्टर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन। देखिए अगर यही इसका अगर मॉड ले लें, इसका अगर हम मॉड ले लें, ऐसा मॉड लगा लें, तो उसको बोलते हैं विस्थापन के परिमाण में परिवर्तन। तो ये टर्मोलॉजी है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल देखेंगे और आपको फार्मूला अच्छा से याद होना चाहिए, उसी फार्मूला का हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप देखिए, तब आपका कंसेप्ट समझ में आएगा कि रियल में है क्या। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति का मतलब क्या? यहाँ विस्थापन की बात हो रही है, विस्थापन की बात हो रही है। ये x बराबर इतना है, तो इनका प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि वैसा समय जहां पर t 0 हो। प्रारंभिक कहाँ? जहां पर t बराबर क्या हो? 0 हो, उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, तो ये प्रारंभिक अगर वेग की बात करते हैं, प्रारंभिक अगर हम वेग की बात करें तो ये समझ लेना कि यहाँ पर समय क्या था? 0 था, समय ही आपका 0 था। लेकिन हम सर यहाँ सवाल समझिए, सवाल आपको क्या कर रहा है कि गिवन जो दिया है कि x बराबर क्या? x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस c। अब जरा सोचो ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है? ये x जो है किसके रिस्पेक्ट में है भाई? t के रिस्पेक्ट में। तो इस x को t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे? दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो भाई, कर लो। क्या लिखेंगे? dx बाई क्या? dt ना, इसका डिफरेंस करो 60 और इसका डिफरेंस कितना? 4। लेकिन अब ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए भाई कि dx बाई dt को आप प्यार से क्या बोलते हो? अरे सर ये तो v बोलते हैं सर। हम 60 प्लस 4। अब कहता है कि सर यहाँ पर जब प्रारंभ में था, प्रारंभ की स्थिति में, किसमें? प्रारंभिक वेग की जब हम बात किए थे, प्रारंभिक वेग, तो वहां प्रारंभिक वेग जब वेग था, जब कब था? जब समय क्या था? 0 था। तो अब इस स्थिति में बताओ तो यहाँ पर v बराबर क्या होगा? 6 × 0 + 4, यानी v बराबर कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम समय की बात अगर इस टाइप से ले रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर बात है कि सर त्वरण की बात करना है ना, सवाल में क्या त्वरण? तो त्वरण को क्या लिखते हो यार तुम लोग? क्या लिखते हो त्वरण को? सर अभी आप बताए थे dv बाई dt, ठीक है। तो आप बताओ त्वरण की बात करें, जो त्वरण आया है, जो त्वरण आया है, इसको किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर दें? सॉरी, वेग आया किसके रिस्पेक्ट में बना दें? इसको, ये जो आपका मान लेते हैं पहला है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको t के रिस्पेक्ट में पुनः करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वेग। तो अब कहते हैं कि अगेन मतलब क्या? पुनः
फर्स्ट को अवकलन करने पर, तो करो भैया अवकलन करो, क्या लिखेंगे डी बाई क्या डी टी बराबर, इसका डिफ्रेंसिएशन 6 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा 0 होगा। अब बताओ यहाँ पर डी बाई डी टी क्या बोलते हो, ए ना बोलते हो, और ए का 6, अगर इसका क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई हमको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, हमको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, तो ताक्षणिक बेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सब बनेगा। इसके बाद हम चलेंगे क्या, आपके दिमाग में होना चाहिए गति का समीकरण, इसके बाद चलेंगे गति का समीकरण। तो ये तो क्वेश्चन क्लियर होगा, इसको नोट कर ले, हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की वेग इतनी है तो इसका ताक्षणिक त्वरण निकालें। ताक्षणिक त्वरण समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ताक्षणिक त्वरण की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या गिवन। सर ताक्षणिक त्वरण कैसे निकालेंगे सर? नहीं, ये बात आ गई यहाँ, तो सर निकलेगा क्या, जल्दी क्या करते हैं, ताक्षणिक त्वरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन v बराबर क्या 5x स्क्वायर प्लस क्या 2, तो इसका dv बाई क्या x है ना, तो dv बाई क्या dx लेंगे। तो जब dv बाई dx लेंगे तो अब बताओ क्या होगा, तो यहां से तो हमको त्वरण निकालना है ना, तो यहां से त्वरण तो मिलेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, ताक्षणिक बहुत छोटे समय के लिए होता है, तो dv बाई dt निकालना पड़ेगा, और dv बाई dt को यहाँ पर dv बाई dt, तो यहाँ पर dv बाई हमने क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, i इंटू dx बाई क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, dx बाई dt। तो dx बाई dt को आप क्या बोलते हो, पहले dx बाई dt को क्या बोलते हैं, यहाँ पर dx बाई dt को भी बोलते हो। तो अब यहाँ समझना है कि v तो इसको बोल दिए, अब जैसे इसको हमने v बोला तो v इंटू क्या होगा dv बाई क्या dx हो गया। अब जरा सो v आपका कितना ही ना है, तो आप लिख दो 5x स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू और डी बाई क्या dx, और v का वैल्यू कितना है 5x स्क्वायर प्लस क्या 2। अब बताओ तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 2, और इसका डिफरेंस है 5 गुना 10 और प्लस क्या 0, ये आपका हो गया, इससे गुणा कर दो 50x स्क्वायर और प्लस क्या 20, ये आपका क्या हो गया dv बाई dt, और यही आपका ताक्षणिक त्वरण हो गया। क्लियर, ये आपका ताक्षणिक त्वरण क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।